In the last few decades, the intensity, duration, and frequency of climate induced disasters are increasing. At the heart lies the global warming, the menace of global warming, जिसके बारे में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई with more than 100 leading climate scientists. They have authored this report in which they are saying there is only 3 years left till the global temperature, global mean average temperature pre-industrial level से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाएगा. So that has created obviously shock waves around the world with this report. थोड़ा ये threatening report है, but nonetheless very very relevant for our UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए. क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. सो वेलकम टू श्रीराम IAS. माय नेम इज सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में. तो जो साइंटिफिक मटेरियल है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेट चेंज की, जिसका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती रहती है. एक COP 15 थी जिसने पेरिस अकॉर्ड को साइन किया था सन 2015 में. तो ये COP पेरिस अकॉर्ड जिसने साइन किया था, उसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक क्लाइमेट गोल की बात की गई थी. इसमें दो गोल थे, एक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का और एक 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड का. सो इसमें बात की गई पेरिस अकॉर्ड के अंदर कि ग्लोबल जो एवरेज मीन टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, दैट इज 1850 से पहले, 1850 के अराउंड जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री से नीचे होना चाहिए, एंड मोस्ट प्रेफरेबल विल बी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो द साइंटिस्ट्स आर क्लेमिंग कि विद इन 3 years दिस विल बी ब्रीच्ड. नाउ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो बॉडी जिसके तहत पेरिस अकॉर्ड साइन हुआ, इनका एक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है एक बॉडी जिसका नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. ये वो साइंटिफिक बॉडी है जो दुनिया भर के क्लाइमेटिक जो मॉडल्स होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस और ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है, वो रिपोर्ट पीरियोडिकली पब्लिश करते हैं. ये रिपोर्ट हर 5 साल में पब्लिश होती है. इसका 6th इटरेशन 2023 में आ चुका है. IPCC का 6th जो इटरेशन है वो आ चुका है. नाउ because the scientific community cannot wait for 5 years to get itself updated about what is happening annual basis पे, तो इसकी वजह से एक एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश होती है, जो कि ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. सो नाउ लुक एट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. ये रिपोर्ट कह रही है कि बिटवीन 2019 एंड 2024 जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो 26 mm राइज कर गया है. सो कंपेयर टू, एक तरीके से अगर आप देखें, मोर देन डबल हो गया है लॉन्ग टर्म रेट ऑफ 1.8 mm पर ईयर से. सीरियस यहाँ पे अगर आप देखें मीन सी लेवल बढ़ रहा है क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है. दूसरा, एमिशंस जो है ग्रीन हाउस गैसेस के, प्रिंसिपली फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलेटेड टू डिफोरेस्टेशन, वो भी परसिस्टेंटली हाई हैं. हम बहुत तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल, अर्बनाइजेशन एंड माइनिंग रीजंस. ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है हमारे ग्लोबल एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ रहा है. अर्थ का जो एनर्जी इम्बैलेंस है वो तेजी से बढ़ रहा है. अर्थ इज ए वेरी स्मार्ट प्लैनेट. जो भी हमें सन से एनर्जी मिलती है जिसको हम इंसोलेशन कहते हैं, उसको हमारी प्लैनेट अर्थ शॉर्ट टर्म रेडिएशन के फॉर्मेट में रिसीव करती है सन से, और लॉन्ग टर्म रेडिएशन के माध्यम से रात के दौरान उसको स्पेस में वापस भेज देती है, जिसको प्लैंक लॉ भी कहते हैं. प्लैंक लॉ के तहत ये होता है. वी कॉल इट प्लैंक लॉ. इसके तहत अर्थ हीट अप होती है और रात में लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से इस हीट को वो इंटरस्टेलर स्पेस में भेज देती है. लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड मीथेन, ये जो हीट है ये ट्रैप होकर रह जाती है हमारे प्लेनेट के अंदर. इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और ये जो एनर्जी बैलेंस है ये अब इम्बैलेंस की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से जो हमारे ओशंस हैं वो हीटअप हो रहे हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट जैसे फ्लडिंग है, ड्राउट है, ये सारे, क्लाउड बस्ट है, मानसून चेंज है, ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द अर्थ हीट और एनर्जी इम्बैलेंस. इसके अलावा ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर बढ़ा है और ह्यूमन इंड्यूस वार्मिंग जो है इट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट ए रैपिड प्लेस.
विच दे आर सेइंग कि अनप्रेसिडेंटेड है, जितना अभी हमारे पास रिकॉर्ड है 1850 के बाद का, उसके लेवल पे अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। इट्स अनप्रेसिडेंटेड, कभी हुआ ही नहीं पहले, जितना तेजी से अब ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितनी तेजी से गैसेस इमिट हो रही हैं। तो टेम्परेचर अगर आप देखिए 1850 की तुलना में, दिस इज द प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो यहाँ पे था। जैसे ही आप देखें दुनिया इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू होती है, दिस विल राइज एंड इट इज राइजिंग वेरी फास्ट। तो जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंड दैट हैज कॉज्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर आर ecosystems, biodiversity, our ecosystems, viability also। तो जिसको लेके बहुत ज्यादा चिंता, जैसे हम कहते हैं द टेंशन विच इज बीइंग बिल्डिंग अप विथ व्हाट इज हैपनिंग देयर। सो ईयरली इंक्रीज अगर हम देखें और 10 ईयरली इंक्रीज देखें, अगर डिकेडल अगर हम देखें कितना ग्रोथ है, तो अराउंड 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड हर डिकेड में जो एनुअल मीन टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि एट द बिगिनिंग ऑफ 2020 साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था उस वक्त के ह्यूमैनिटी कुड ओनली इमिट 500 बिलियन मोर CO2 टन्स ऑफ CO2, और अगर ऐसा करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट वार्मिंग गैस, तो 50% चांस है कि जो टेम्परेचर है वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाएगी। इसके अलावा बाय द स्टार्ट ऑफ 2025 जो कार्बन बजट था वो और श्रिंक हो गया है। कार्बन बजट मींस उनके पास एस्टिमेट्स हैं कि किस लेवल पे पहुंचने पे टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उनके पास कार्बन बजट था, कितना आप उसमें से खर्च कर सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे हम देखा जा रहा है कि 2025 में वो कह रहे हैं कि कार्बन बजट जो है वो 130 बिलियन टन तक सिमट के रह गया है, जो कि स्टार्ट ऑफ द डिकेड में 500 बिलियन टन था। तो ऑलरेडी हम खर्च कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इमिट कर चुके हैं गैस को। और ग्लोबल CO2 एमिशन अगर करंट हाइट पे रहते हैं, हाई पे रहते हैं 40 बिलियन टन इन ईयर, तो आप हिसाब लगाइए 40 बिलियन टन से ईयर एमिशंस हो रहे हैं, तो विद इन 3 years वी विल बी अराउंड व्हाट 130 बिलियन टन। 440 मल्टीप्लाइड बाय 3, अराउंड उस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2028 तक हम रीच कर जाएंगे। और 2024 ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड व्हेन ग्लोबल एवरेज एयर टेम्परेचर वेर मोर देन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1800 से 50 से जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये पहली बार हुआ 2024 में, विच वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, कि जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऊपर चढ़ गया है। हालांकि जो एक साल का डेटा है उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाता, सो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन कुड हैव बीन एन एक्सेप्शन, बट इट इज येट टू बी सीन कि 2025 में क्या सिचुएशन डेवलप होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लुक एट दिस, जो की इंडिकेटर्स आ रहे हैं इसमें आप देखिए रिपोर्ट से, व्हाट हैज चेंज सिंस AR6। दिस इज IPCC रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की AR6 जो रिपोर्ट थी, उसमें ये बात की गई थी, ये असेसमेंट रिपोर्ट थी उनकी, कि कैसे अगर आप देखें CO2, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन तीनों का नंबर आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थ का एनर्जी इंबैलेंस तेजी से बढ़ रहा है, लैंड एवरेज मिनिमम टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, और सरफेस टेम्परेचर में भी वृद्धि देखी गई है। ह्यूमन इंड्यूस वार्मिंग के बारे में कह रहे हैं कि पहले 1.07 डिग्री सेंटीग्रेड थी, अब 1.33 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है। और जो बजट है वो तेजी से खर्च हो रहा है। वी हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 which we can emit in the atmosphere without before hitting the 1.5 degree centigrade target. So that has caused a lot of headaches, a lot of tensions among the global community, because this will have far reaching consequences. ये रिपोर्ट आगे बात करती है कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स के बारे में, जैसे ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, तो SLCF शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट फोर्सर्स, ये वो कंपाउंड हैं जो एटमॉस्फेयर में शॉर्ट लिव्ड होते हैं लेकिन काफी डेडली होते हैं क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये काफी बड़ी मात्रा में जो रेडिएशन अर्थ से निकलता है लॉन्ग वेव में उसको ब्लॉक करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस एक तरीके से बनती हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का आप नंबर देखिए, दिस इज 1750 डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है, ये आपके साथ डेटा है। एंड नाउ लुक एट 2024 जो अपडेटेड डेटा है। सो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, O2, ऑर्गेनिक कार्बन, ब्लैक कार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इनका नंबर में मैसिव इंक्रीज, मैसिव ग्रोथ
आपको देखने को मिलेगी। इवन 2019 से अगर आप कंपेयर करें जो डेटा हमारे पास है और 2024 का, विद इन 4 ईयर्स ए लॉट ऑफ गैसेज हैव बीन गॉन टू एटमॉस्फेयर, और वहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। एंड दैट हैज ऑब्वियसली क्रिएटेड ए लॉट ऑफ इश्यूज। इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ इश्यूज। अगर 1.5 डिग्री ब्रीच हो जाता है, और गॉड फॉरबिड अगर 2.0 डिग्री ब्रीच हो जाता है, तो इट विल हैव मैसिव मैसिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द ग्लोबल ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लार्जर प्लैनेट। तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। अब कितने क्लोज हैं हम, ये जो रिपोर्ट है वो बात कर रही है कि प्लेजेस एंड टारगेट्स जो थे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर, वो तो 1.5 से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी भी पॉलिसीज सरकारों ने, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने लॉन्च करने की बात की थी, जो भी प्रोग्राम्स अनाउंस किए थे, अगर उनको आप पकड़ के चलें कि उनके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होंगे, तब भी आप यहां पे हैं। सो 1.5 डिग्री से नीचे जाने के लिए, सब्सटैंशियल कट करने के लिए जो टारगेट है, आपको मैसिव अपग्रेडेशन करना होगा। जो भी क्लाइमेट गोल्स, क्लाइमेट एक्शंस डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने डिजाइन किए हुए हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने प्लान किए हुए हैं। अदरवाइज सिचुएशन जो है, करंट पॉलिसीज हमको 2.5 से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकती है, एंड दैट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अब कौन सी वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको इमिट कर रही हैं? तो पहले नंबर पे चाइना है। चाइना इज द नंबर 1 कंट्री। वाई? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री चाइना है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले 40 सालों में चाइना का हुआ है। सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंट्री दुनिया की चाइना है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री दुनिया की चाइना है। तो उनके एग्रीकल्चर से, उनकी इंडस्ट्री से, उनके सर्विस सेक्टर से, एवरीवेयर यू सी दे आर इमिटिंग ए लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और उनका एनर्जी जो बास्केट है, उसमें आज भी मैक्सिमम जो एनर्जी आ रही है वो कोल से आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। अमेरिका दूसरे नंबर पे है, कंट्री ऑफ 32 करोड़ पीपल, लेकिन हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड, हेविली अर्बनाइज्ड और टेम्परेट जोन में लोकेटेड है। सो उनका जो वार्मिंग है उसका इफेक्ट उनको कम अभी समझ में आ रहा है, लेकिन ऑल एंड ऑल यहाँ से एमिशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की, मैसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैसिव सर्विस सेक्टर, तो वहां पे भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में इमिशंस आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया का पर कैपिटा एमिशन काफी कम है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, 146 करोड़ लोगों का। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हमारे एग्रीकल्चर से, हमारी इंडस्ट्री से, हमारा भी जो एनर्जी बास्केट है, उसमें मोर देन 50% जो एनर्जी आ रही है वो कोल से आ रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ गैसोलीन जो यूज हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसकी वजह से भी मैसिव यहां से इमिशंस आ रहे हैं। देन यू हैव EU, विच इज नॉट ए कंट्री बट ए यूनियन, यूरोपियन यूनियन। और चौथे नंबर पे है रशिया, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, ईरान एंड कनाडा। सो यू विल सी कि मोस्टली यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का आपको नंबर दिखाई दे रहा है, जो इकोनॉमिकली दे आर वेल ऑफ, बट पॉपुलेशन ऑल्सो मैटर्स। इसीलिए यूके यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फ्रांस नहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। ब्राजील बहुत बड़ा देश है, इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है, ईरान भी 9 करोड़ लोगों का देश है। सो दिस इज द सिचुएशन। टॉप 10 कंट्रीज ये हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को। अब प्रॉब्लम यहां से जब खड़ी होगी, 1.5 ब्रीच होगा तो क्या होगा? द मोमेंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी ब्रीच्ड, अगर वहां तक हम उसको लिमिट करना चाहते हैं, 2 डिग्री पे पहुंच गया तो क्या होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन होंगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो इफेक्ट है, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड में ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा समझ में आएगा। सो अगर 1.5 डिग्री वार्मिंग हो जाती है, हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, 1850 का जो डेटा है, तो एक्सट्रीम हीट वेव्स आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 40% जो लोग होंगे वो एक्सपोज होंगे इस हीट वेव से। दुनिया की आबादी का 14%, 8 बिलियन का 14%, और अगर 2 डिग्री चला गया तो 37% एक्सपोज हो जाएंगे। सेम हीट वेव सिचुएशन डेवलप होगी, एक्सपोजर 2 डिग्री पे ज्यादा लोगों का होगा। उसके बाद सी लेवल राइज होगा। क्यों होगा सी लेवल राइज? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जो एक्सेसिव हीट है वो कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में जा रही है, ओशन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोर देन 90% जो हीट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रही है, वो अब्जॉर्व कौन कर रहा है? वो अब्जॉर्व कर रहे हैं हमारे ओशंस। तो वहां थर्मल एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो सी लेवल राइज होगा। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में ग्लेशियर्स की मेल्टिंग भी होगी, वो भी पानी समुद्र में जाएगा तो राइज होगा।
अगर 1.5 है तो 0.4 मीटर होगा, 2 डिग्री है तो 0.46 मीटर होगा। इससे जो कोस्टल स्टेट्स हैं देश के, भारत के, दुनिया भर के कंट्रीज के, और जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे मालदीव्स है, ये कंट्रीज अंडर थ्रेट हो जाएंगी, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा एंड इट विल क्रिएट इश्यूज फॉर देयर वाइबिलिटी। आर्कटिक आइस फ्री समर्स होंगे आर्कटिक रीजन में, वंस पर सेंचुरी आइस फ्री समर्स होते हैं। अब यहाँ जैसे 2 डिग्री आप चढ़ोगे तो वंस पर डिकेट हो जाएंगे। आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन में जहां दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा फ्रेश वाटर का स्टोर्ड है, that will start melting, and this north pole south pole absolutely critical for climate regulation, thermal regulation for the entire planet। तो वहां पे भी डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाएंगे। कोरल रीफ का लॉस होगा, जो कि मैरीटाइम आपके ग्रीन फॉरेस्ट हैं, एवर ग्रीन फॉरेस्ट की तुलना आप कोरल रीफ से कर सकते हैं, जो कि मैरीटाइम एरिया में होते हैं, मरीन एरिया में होते हैं। अब जैसे ही सी लेवल राइज बढ़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, सरफेस टेम्परेचर जो है सी सरफेस टेम्परेचर SST वो बढ़ेगा, तो जो कंडीशनल होती हैं कोरल रीफ के डेवलपमेंट के लिए वो खतरे में आ जाएंगी और आपको लॉस 70 to 90% हो जाएगा। और 2 डिग्री में 99% लॉस होगा, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये शैलो वाटर्स में जहां सरफेस टेम्परेचर की एक डिफाइंड कैटेगरी है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे ही ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम्स होगी। ऑलरेडी इनको इश्यूज हैं हमारे डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट से, कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो जाता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ जो समुद्र में जाता है, सुनामी की वजह से, इनको बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये एक और चैलेंज यहाँ पे मैसिवली इनके सामने खड़ा हुआ है। देन यू हैव क्रॉप यील्ड्स, जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। दुनिया भर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, 8 बिलियन अभी है, आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि मॉडरेट डिक्लाइन होगा यील्ड में अगर 1.5 डिग्री है, और अगर 2 डिग्री है तो सीवियरली इंपैक्ट हो जाएगा फूड प्रोडक्शन आपका। जब क्रॉप प्रोडक्शन आपका कम होगा तो फूड सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज होंगे। अगर मार्केट में डिमांड उतनी है, सप्लाई कम हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाता है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, सरकार के ऊपर प्रेशर होगा कि वो और सब्सिडीज दें। सो ऑल इन ऑल इट विल बी ए वेरी बैड न्यूज, एंड फॉर क्रॉप्स ऑल्सो देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स, वॉर खड़ी हो सकती है। और इकोसिस्टम लॉस भी एक सीरियस थ्रेट बनेगा। 6% इंसेक्ट और 8% प्लांट्स रिस्क में आ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड में वाइप आउट हो जाएंगे, उनको और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा। सो दिस विल बी ए सीरियस क्राइसिस फॉर एनर्जी, जो इकोसिस्टम के कोर फंक्शन होते हैं, एनर्जी रिसाइकलिंग जो होती है, न्यूट्रंट रिसाइकलिंग और एनर्जी एक्सचेंज, दैट विल बी अंडर थ्रेट, एंड इकोसिस्टम सीवियर लॉस यहां में देखने को मिल सकता है। नाउ वाटर स्कैर्सिटी खड़ी हो जाएगी अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे चली जाती है चीजें। 350 मिलियन पीपल अफेक्टेड होंगे, क्योंकि जैसे ही हीट ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी तो लोगों की कूलिंग की डिमांड बढ़ेगी, उनको ज्यादा पानी चाहिए होगा, तो वो पानी ही अवेलेबल नहीं रहेगा, तो वाटर स्ट्रेस खड़ी होगी। यहाँ पे 410 मिलियन 41 करोड़ लोगों को ये वाटर स्ट्रेस झेलनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी ए वेरी सीरियस इशू। वेदर एक्सट्रीम्स भी आएंगे, ज्यादा आपको फ्लड्स, ड्राउट्स, क्लाउड बस्ट, कोस्टल फ्लडिंग, इस तरह के इश्यूज देखने होंगे, झेलने होंगे लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर्स में, और सीरियस क्राइसिस होंगे अगर 2 डिग्री चढ़ जाता है, मोर फ्रीक्वेंट, मोर इंटेंस, उनका ड्यूरेशन भी और बढ़ जाएगा। साथ साथ हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों की डिसीजेस बढ़ेंगी, हार्ट रिलेटेड डेथ्स बढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कैसे गर्मियों की वजह से लोगों को चक्कर आता है, वो बीमार पड़ते हैं, सडनली दे कोलैप्स ऑन द रोड्स। तो ये एक सीरियस क्राइसिस हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर एम्बिएंट ऊपर जाता है, और 2 डिग्री में सिग्निफिकेंटली वर्स हो जाएगा। मेंटल जो स्ट्रेस है वो तेजी से बढ़ेगी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस तेजी से बढ़ेंगे, और जो रोजमर्रा की आजकल बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इनके ऊपर भी बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हमें दिखाई देगा। क्लाइमेट रिफ्यूजीज क्रिएट होंगे, जो लोग इन गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ जाएंगे, और वाइल्ड लाइफ भी जाएगी और ह्यूमंस भी जाएंगे। तो ऑलरेडी आजकल दुनिया भर में ट्रेड को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कंट्रीज हैं वो अपनी बॉर्डर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, वॉल्स बना रही हैं। उस सिचुएशन में जब और ज्यादा डेस्परेशन बढ़ेगा, इससे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा हो सकता है। 2 डिग्री में तो लार्ज स्केल माइग्रेशन की संभावना बन जाएगी। सो ऑल एंड ऑल दिस विल बी ए वेरी सीवियर crisis. Now, in this situation, this report obviously
is a scientific assessment of what is happening around the world vis-a-vis the climatic conditions एक साल में। तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस नहीं मिलेंगी, जो कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में रिकमेंडेशंस हैं ऑलमोस्ट, वहाँ यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली 1.5 के लिए 1.5 इज स्टिल नॉट गुड, रिमेंबर 1.5 इज, अगर हमको चूज करना है बिटवीन द डेविल एंड द डीमन, यहाँ वो वाली बात है। तो 1.5 इज ऑल्सो नॉट गुड, आइडियली तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि द गुड शुड नॉट बी द एनिमी ऑफ द बेस्ट, तो बेस्ट तो है कि बिल्कुल ना हो, लेकिन दिस इज ए गुड नंबर, 2 डिग्री से तो काफी बढ़िया है। तो वहां तक लाने के लिए आप क्या करोगे? वहां तक लाने के लिए आपको जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की जरूरत होगी। तो नेट जीरो की जो बात की जाती है उसकी तरफ हमें तेजी से बढ़ना होगा, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाना होगा, ताकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन हो रहा है थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से, या फिर जो और भी फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, उनका आपको चेंज करना होगा, रिन्यूएबल की तरफ जाना होगा, सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में आपको और भी रिवोल्यूशन लाने की जरूरत होगी। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा। मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं कंट्रीज के फॉर दिस क्लाइमेट एक्शन, जो कि SDG गोल है 13, उसमें आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होगी। मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एडॉप्टेशन एंड डेवलपिंग रिजिलियंस। इसके अलावा जो ग्लोबल आपका कार्बन प्राइसिंग का मार्केट है उसको और भी मजबूत करने की जरूरत होगी। यू हैव टू डीकार्बनाइज व्हाट, योर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको चाहिए रिप्लेस करने के लिए किसको? जो आज हम यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंटरनल कंबंशन इंजन को। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। क्लाइमेट अकॉर्ड जो है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज के कमिटमेंट्स हैं जिनको हम NDCs कहते हैं, इसको और भी ज्यादा तेजी से अपडेट करने की जरूरत है, इसको और कॉन्सेंट्रेटेड एक्शन लाने की जरूरत है, ताकि 1.5 डिग्री तक हम रहें। और ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस हैं वो भी प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम किया जा सके। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इशू। नाउ इफ वी डोंट डू इट, what will happen? 1.5 is still doable. I'm saying it's not the best, but it is doable. अगर ये नहीं हो पाता है तो 2 डिग्री में हम आएंगे। और जैसे एमिशंस हो रहे हैं, जैसी तेजी से अफ्रीका, एशिया की कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज हो रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हैं, और डिफरेंट ट्रेड वॉर हो रही है, टेंशंस हो गई हैं, ग्लोबल कॉमन्स की तरफ देश अब जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वी विल बी हेयर एंड हेयर, इकोसिस्टम कोलैप्स होगा, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड होगी, और माइग्रेशंस होंगे, एंड इट विल क्रिएट सीरियस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। फूड सिक्योरिटी बहुत तेजी से अंडरमाइन होगी। तो इसीलिए जो रिपोर्ट आई है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है वीजा वी क्लाइमेट एक्शन, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है। ग्लोबल कॉन्सेंट्रेटेड एक कोलोबरेशन के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए जो ग्लोबल कॉमन एजेंडा है क्लाइमेट चेंज, इससे डील करने की जरूरत है, और मिशन मोड में डील करने की जरूरत है, क्योंकि ये सीरियस क्राइसिस है। 2024 सबसे गर्म साल था, आने वाले साल 2025, 26, 27 और 28 भी इससे ज्यादा गर्म हो सकते हैं। तो एक्सट्रीम इवेंट्स हमें और देखने को मिलेंगे, और ज्यादा आप डिजास्टर्स को देखेंगे, फ्लड्स को आते हुए, ड्राउट्स को आते हुए, लैंडस्लाइड्स को आते हुए आप देखेंगे। एंड दिस विल बी ए वेरी सीरियस डेवलपमेंटल चैलेंजेस फॉर ए कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इसीलिए जरूरी है कि 1.5 से भी नीचे रखा जाए, बट अगर नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 1.5 के लिए टारगेट किया जाए। तो इंडिया को भी जो हमारा नेट जीरो का टारगेट है बाय 2070, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, और अपने आप को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारे सिर पे है, इससे और डिजास्टर्स बढ़ेंगे। So this topic is absolutely critical for your GS Paper 3 environment and prelims. You can join me on my Telegram channel for further updates about the UPSC Civil Services examination. Keep tuned in for further important relevant videos on these issues for UPSC Civil Service examination on Shriram IAS. Thank you for giving me your time.